नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण के प्लेटफॉर्म के इस वीडियो में। पूर्व में हमने स्वर परिचय, व्यंजन की उत्पत्ति स्थान और उच्चारण के संबंध में वीडियो बना दिए हैं। आज हम जिक्र करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। कौन से व्यंजन को किस ग्रुप में डाला जाएगा, उसका नाम क्या रहेगा, इस संबंध में मैं एक वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप अगर नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस वीडियो को अगर आप नए नए देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करके अपना मन दीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। हमने पूर्व में जैसे कहा है कि व्यंजन जो हैं उनको मैंने वर्गों में बांटा था, आज उसी प्रकार से वर्ग बना देते हैं। क, च, ट, त और प। क, छ, ट, त, प। इसमें 5 हो जाएंगे। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से और य, र, ल, व, श, स, श और ह। इस प्रकार से व्यंजन पूर्ण होते हैं। परंतु जो हिंदी के व्याकरण है उन्होंने इनको बांटा है, तो आज मैं भी कोशिश करता हूँ कि इनको उसी प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ स्कूली विद्यार्थी जो हैं उनके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ स्पर्श व्यंजन कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। ये आपके आ जाता है कई दफ़ा। जो वैकल्पिक जो प्रश्न होता है, जो अबसद वाला होता है कि निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, और आपके विकल्प के रूप में जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें कुछ एक इस प्रकार का देते हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है। तो जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आपके लिए दिक्कत है। मैं बता दूं कि स्पर्श व्यंजन का अर्थ ये होता है दोस्तों कि वे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय जिभ किसी भी अवयव से जहां टकराती है, जहां पे स्पर्श करती है, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए साथियों, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो च वर्ग है इसको शामिल नहीं करेंगे, और साथ ही क, ख, ग और घ। ये मैं इनको पहले पूर्ण कर देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ट, ठ, ड और ढ, त, थ, द और ध, प, फ, ब और भ। ठीक है, ये नासिक के हो जाएंगे, इसलिए इसको अभी शामिल नहीं करता हूं। देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन की संख्या 16 मानी गई है, पर कई व्याकरण जो हैं उनको 25 कहते हैं। किस प्रकार से कि इनको भी साथ में लेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 5, और 5 को 5 से गुणा करने पर, क्योंकि ये 5 वर्ग है, इनको 5 से गुणा करने पर 25 हो जाते हैं। परंतु जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसके अंतर्गत बताया गया है कि 6 वर्ग को शामिल नहीं करेंगे। साथ ही जो नासिक के है क, ख, ग, घ, ड़, स, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, इनको शामिल नहीं किया जाता है। क, ख, ग, घ, ञ, ण, न, म, इनको ये नासिक के है, इसलिए इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता, और इस वर्ग को भी शामिल नहीं किया जाता। केवल क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, यानी 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 स्पर्श व्यंजन है, वो कुल 16 है। परंतु अगर विकल्प में 16 नहीं है तो फिर आपको वहां पर 25 करने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय जाया नहीं करना है। देखिए, वीडियो में अनर्गल बातें करके इधर उधर करके वीडियो को बड़ा बनाना, फिर विद्यार्थियों का समय जाया करना, मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि कम समय में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। आगे की ओर आता है स्पर्श संघर्षी। पहले तो स्पर्श व्यंजन मैंने बता दिए, अब मैं बता रहा हूं स्पर्श संघर्षी। पहले इसका अर्थ क्या होता है उससे आपको वाकिफ करा दूं कि स्पर्श संघर्षी का अर्थ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यानी वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय अपेक्षाकृत समय अधिक लगता हो उन्हें स्पर्श संघर्षी कहेंगे, क्योंकि संघर्ष का अर्थ ही होता है जूझना।
अर्थात जिसमें समय लगाना, जैसे अपने को झोंक देना, उसी प्रकार से वे व्यंजन जिनको उच्चारण यानी बोलते समय, जिनको स्पर्श करने के साथ साथ जो संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें समय अधिक लग रहा है, उनको हम स्पर्श संघर्षी कहेंगे। तो वे व्यंजन कौन से हो जाएंगे? तो दोस्तों देखिए, मैंने इस वर्ग को यहाँ पे काट दिया था स्पर्श व्यंजन में, तो इसी वर्ग को हम यहाँ पर ले लेंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 और 4, 6 6 ज ज न्य। इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने इसलिए शामिल नहीं किया था स्पर्श व्यंजन में, क्योंकि जब स्पर्श संघर्षी होंगे तो फिर आप उसको किस में रखेंगे भाई? जब स्पर्श व्यंजन अलग हो गए, ठीक है, फिर बात आती स्पर्श संघर्षी की, तो फिर स्पर्श संघर्षी के इस पर जो संघर्षी व्यंजन है उनको स्पर्श व्यंजन के दायरे में कैसे रख सकते हैं? परंतु फिर भी हिंदी के कुछ व्याकरण है वो रख रहे हैं, जो कि शायद अनुचित है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आता है नासिक के व्यंजन। कौन से आते हैं तीसरे नंबर पे? पहले नंबर पे आगे स्पर्श व्यंजन, दूसरे नंबर पे आगे स्पर्श संघर्षी। इनकी संख्या 4 है दोस्तों। इनकी संख्या मैंने बता दी 16 है। आप साथ साथ में अगर अपने नोट्स बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। फिर आगे बात आती है नासिक के व्यंजन। ये आपके दोस्तों पटवार, रीट और एसआई अन्य भर्तियों में अगर ये टॉपिक लगा हुआ है तो सच में आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप मन देकर के अपने इस वीडियो को देखिएगा। अब आता है नासिक के व्यंजन। मैंने पूर्व में जैसा बताया कि नासिक के व्यंजन अंत में होते हैं, वर्ग के अंत में नासिक होता है। तो अपने कुल 5 वर्ग थे, तो फिर पांचों के अंत में 5 व्यंजन हो जाएंगे, उनको हम नासिक के अंतर्गत लेंगे। तो ये हो जाएगा ण, ञ, अण, न और म। इसका मतलब नासिक के व्यंजनों की कुल संख्या दोस्तों 5 है। कितनी है? 5। ठीक है दोस्तों, नासिक के व्यंजनों का मतलब होता है जिनका उच्चारण करते समय कहीं न कहीं उनकी ध्वनि है वो नाक से आती हो। जैसे ञ, 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 तो आपका कहीं न कहीं जोर नाक पर पड़ रहा है, जहां पर नाक का जो सहारा लिया जा रहा है। मतलब यहां से कंपित हो रहा है आपके ऊपर सा, इसीलिए इसको नासिकी के दायरे में रखा जाएगा। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं, जब उनके हम भेद बता रहे हैं, तो फिर और एक भेद आता है जिसका दोस्तों नाम है नासिकी के पश्चात में अंतस्थ। अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। बार बार व्यंजन लिखने की जरूरत नहीं, अंतस्थ लिख देता हूं मैं। अंतस्थ का मतलब होता है अंतस्थ, यानी जो बीच में स्थापित है, अर्थात वे व्यंजन जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थापित हो रखे हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऐसी इसकी परिभाषा है। अर्थात जो बीच में है, जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में है, उनको अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे जनरली प्रश्न पूछ सकते हैं अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, या फिर अंतस्थ व्यंजनों में कौन शामिल होगा। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4 है। कुल कितनी है? 4। कौन कौन से हो जाएंगे? य, र, ल और व। इनके अंतर्गत अल्प विराम आपको लगाना चाहिए, परंतु अल्प विराम लगाने से आपको जो क्लियरिटी है वो बराबर नहीं मिलेगी, इसलिए मैं अल्प विराम नहीं लगा रहा हूं। तो यर, लव ये अंतस्थ कहलाएंगे और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है व्यंजनों के भेद के अंतर्गत कि आगे कौन आएंगे। तो आगे दोस्तों हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। क्या हो जाएगा? ऊष्म। ऊष्मा से ऊष्म से ऊष्मा बना। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऊष्म व्यंजन। ठीक है मित्रों, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है कि उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु। प्रश्वास वायु का मतलब होता है छोड़ी जाने वाली हवा। प्रश्वास वायु यानी छोड़ी जाने वाली जो सांस है के साथ में घर्षण होता है। क्या हो जाता है?
घर्षण। किसके साथ में? जो अपन ये आवाज़ छोड़ रहे हैं, सॉरी आवाज़ नहीं, जो सांस बाहर छोड़ रहे हैं, इसके साथ में जहाँ घर्षण होता है, जहाँ पर गर्मी पैदा होती है, उसको ऊष्म व्यंजन के दायरे में रखा जाएगा। किसके अंतर्गत रखा जाएगा? ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे श, स और ह। तो जो ऊष्म व्यंजन हैं इनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैंने कितनी बताई है? 16। इसको कहीं पर 25 भी मान रहे हैं। मैंने बताया है स्पर्श संघर्षी मित्रों, इनकी संख्या मानी जा रही है कुल 4। कौन से? च ज। ठीक है। फिर हो जाएगा नासिकीय व्यंजन, यानी नाक से जिनकी उच्चारित ध्वनि प्रवाहित होती है, तो उसमें 5 हो जाएंगे। फिर आगे की ओर आता है अंतस्थ व्यंजन, जो बीच में है स्वर और व्यंजनों के बीच में, तो अंतस्थ हो जाएंगे 4। और ये हो जाएंगे यरलव, और नासिक हो जाएंगे ये वाले अंतिम में जो आपके हैं। फिर हो जाएंगे उष्म। उष्म का मतलब होता है गर्म, अर्थात जब सहारे के साथ में बोला जाएगा तो जो प्रश्वास वायु है उसका कहीं न कहीं घर्षण होगा और वो ऊष्मा पैदा करेगी, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन करेंगे। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, श, स और ह। ठीक है मित्रों, अब आगे की ओर एक बार इसको रिमूव करके मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। मैंने बता दिए स्पर्श व्यंजन क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। स्पर्श संघर्षी च च ज ज। नासिकीय व्यंजन न ड़ ञ ण न म। अंतस्थ व्यंजन यर लव। ऊष्म व्यंजन श श स और ह। अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे और इसको जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप अपने किसी जो नोट्स रजिस्टर है उसमें लिखेंगे तो सच में आपके लिए बहुत ही उम्दा और अच्छा साबित होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन का एक और भी नाम है जो मैं आपको यहाँ पे ज्ञात करवा दूं। 1 2 3 4 5, यानी 5वें नंबर पे अपन चल रहे थे ऊष्म व्यंजन पे। कहाँ पे? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन में आ रहे थे मित्रों ये वाले व्यंजन। अल्प विराम लगाना चाहिए, पर अल्प विराम लगाऊंगा तो कहीं कहीं दिखने में क्लियरिटी में मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए मैं अल्प विराम बीच में नहीं लगा रहा हूं, जबकि अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन। अब आप ये मत बोलना वहां पे आपने स्पर्श संघर्षी कहा था, यहां पर आपने संघर्षी क्यों कहा? तो देखिए, एक पापा होता है, एक पुत्र होता है, पिता और पुत्र। ठीक है, तो वो ये मानिए वो पिता थे और ये मानिए ये पुत्र हैं, इसलिए दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है मित्रों, ये संघर्षी व्यंजन होंगे। इनमें प्रश्वास वायु कहीं न कहीं घर्षण अधिक करेगी और वो वाली जो प्रश्वास वायु वो कहीं न कहीं ऊष्म होगी, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। साथ ही इसको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाएगा। इनकी संख्या 4 जैसे कि मैंने साइड में लिख दी है। आगे की ओर बढ़ेंगे तब नाम आएगा संयुक्त व्यंजन। समधनयुक्त। समधनयुक्त का मतलब हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होगा साथ साथ में। हम साथ साथ में, जैसे अपने विवाह की कोई एल्बम बनाते हैं परिवार की, तो होता है ना हम साथ साथ में, उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो किसी से युक्त होकर के बना है, किसी से मिलकर के बना है, उसको संयुक्त कहेंगे। ठीक है, इसमें समझ है वो उपसर्ग है और युक्त है वो मूल शब्द है। ठीक है मित्रों, इनकी संख्या 4 है। कितनी है मित्रों? 4। मैं यहां पे लिख दूंगा आगे की ओर। पर कौन कौन से हैं? वो हैं क्ष, त्र, ज्ञ, और बीच में वापस से अल्प विराम लगा रहा हूं, क्ष, त्र, ज्ञ
और श्र। ठीक है मित्रों, अब इसका विस्तार और अक्षरिक खंड करें, इसके अक्षरों के खंड करके देखते हैं। तो क्ष किससे बना है, त्र किससे बना है, ज्ञ किससे बना, श्र किससे बना। जैसे श्राप, ज्ञान, त्रासदी, क्षय रोग, तो इनका उपयोग वहां पर हो रहा है। परंतु ये बने किससे हैं, किससे मिलकर के बने हैं। एसआई में सबसे फेवरेट जो प्रश्न बनता है वो यहां से बनता है, निम्न में से कौन किससे मिलकर के बना है। तो दोस्तों अब इसके विस्तार को बताते हैं कि कौन किससे मिलकर के बना है। ठीक है मित्रों, मैं बिल्कुल व्यावहारिक व्याकरण है जो हिंदी व्याकरण, जो प्रामाणिक, जो सरकार द्वारा प्रमाणित है किताबें हैं, उनके हिसाब से मैं चल रहा हूं। दोस्तों किसी भी गाइड को भले उसमें कुछ भी बता रखा है, जब तक वो सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं है, कोर्ट उसको नहीं मानती, भले उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, किताबों जो प्रामाणिक की पुस्तकें हैं, जो सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उन्हीं पुस्तकों को कोर्ट तवज्जो देता है। जब कहीं पर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि ये मेरा प्रश्न गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इसको इस प्रकार से सुधार करना चाहिए, तब उन्हीं किताबों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए इन वीडियो को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मैं किताबों के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो गाइड में क्या लिखा हुआ, गाइड कोर्ट नहीं मानती। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये जो क्ष है ये किस प्रकार से बनेगा। दोस्तों इसमें क है वो हलंत है, और साथ ही इसके अंतर्गत कुछ जो षटकोण वाला ये है ये भी हलंत है, प्लस अ स्वर के आने से ये क्ष बनता है। ठीक है, अक्ष है ये, आधा क प्लस षटकोण वाला श, और इसके अंतर्गत ये हलंत है। दोनों ही जब हलंत हो जाएंगे तो फिर तो ये खुद भी हलंत हो जाएगा, इसलिए इसमें स्वर मिलेंगे तब क्ष पूरा बनेगा। तो ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम क्या बता रहे थे मित्रों, त्र। जो त्र आ रहा है मित्रों, साथियों, जो त्र है वो त हलंत, धन र हलंत, और साथ ही अ स्वर से त्र बनता है। केवल इसको दोनों को मिलाने से तो यही बनेगा, ये भी हलंत बनेगा। और हमें पूरा लिखना है त्र, तो फिर इसमें अ स्वर को मिलाना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है साथियों, आगे की ओर है ज्ञ। इसमें वापस से महानुभाव हैं जो व्याकरण का मतलब, व्याकरण नहीं बोल रहा हूं, व्याकरण बोल रहा हूं। जो व्याकरण के बड़े ज्ञाता है उनको व्याकरण कहा जाता है। ये प्रश्न अब रीट में आ चुका है। ठीक है, काफ़ी जगह सीटेट में काफ़ी बार पूछा गया, सीटेट का भी फेवरेट प्रश्न है व्याकरण। तो वो कहते हैं कि झ हलंत, अन्य हलंत और अ स्वर को मिलाने से ज्ञ का निर्माण होता है। परंतु वर्तमान में हिंदी में क्या हो रहा है कि ग धन य धन अ को मिलाने से भी जो ज्ञ है इसका निर्माण हो रहा है। ये प्रामाणिक जो पुस्तक है हिंदी, सामान्य हिंदी व्याकरण, उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है। तो जब उस किताब में लिखा हुआ है तो आप इसको भी मान सकते हैं। अगर फिर भी आपका उत्तर गलत होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि ये जो उत्तर है, ये जो दोनों ही बातें हैं उस किताब में लिखी हुई हैं और वो राज्य सरकार की पुस्तक है, तो प्रश्न आपका सही मानना ही मानना है। यानी इसमें विकल्प तो शुद्ध तो ये है, परंतु साथ में अगर ये भी आ जाता है तो इसको भी आप मान सकते हैं, क्योंकि वो किताब में लिखा हुआ है। मित्रों आगे की ओर हो जाएगा श। इसका जो विस्तार है वो इस प्रकार से होगा, नहीं सॉरी मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया, श्र यानी श्राप वाला। तो वो हो जाएगा श हलंत और र हलंत धन अ स्वर से, और इस प्रकार से जो संयुक्त व्यंजन है वो 4 बनते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इसका एसआई में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, और सबसे जो अधिक प्रश्न पूछा गया वो एक तो इससे, एक इससे और एक इससे, क्योंकि त्र का तो लगभग ध्यान रहता है विद्यार्थियों को कि त हलंत और र हलंत और अ स्वर को मिलाने से त्र बनता है। ठीक है साथियों, तो संयुक्त व्यंजन 4 हो गए। कितने हो गए? 4। यहाँ पर मैं लिखता चलता हूँ साइड में, ये इंडेक्स बन जाएगी। ठीक है साथियों, संयुक्त हो जाएंगे 4। कौन कौन से? क्ष, त्र,
ज्ञ और श्र। इसको वापस से मिटाते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम समय में जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके वो आपके समक्ष पेश कर सकूं, ताकि आपके लिए वो वीडियो लाभप्रद और उम्दा हो सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। अब आता है हलंत व्यंजन, ये भी शामिल है हलंत व्यंजन। इन बोलते हैं ना हल या हलंत, तो ये होता क्या है तो इसको भी जानना जरूरी है। जिस प्रकार से मौत के बाद में, मरने के बाद में दाह संस्कार जरूरी है, उसी प्रकार से जब अपन वर्ग व्यंजनों के भेद बढ़ रहे हैं तो उसमें किसी को भी पीछे नहीं रखेंगे, चाहे वो आपको ज्ञात हो। तो हलंत व्यंजन, जिसको हल व्यंजन कहेंगे, वो ये ह हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसमें किसी में भी हलंत लग रहा है वो ये हो जाएगा। ठीक है, जिस व्यंजन के अंत में ये जो डंडा लगता है उसको हलंत व्यंजन या हल व्यंजन कहते हैं। अब किसी भी व्यंजन के पीछे आप लगा सकते हो। ठीक है, स्वरों के अंत में भी ये लगता है, पर वो संस्कृत में लगता है, हिंदी में नहीं लगता, व्यंजनों में लगता है। अर्थात जो मूल रूप से आधा है, जिसमें अभी तक स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, उसको हलंत कहा जाता है। साथियों, फिर बारी आती है उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। उक्षिप्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? फेंका हुआ। कैसे, समझाने की कोशिश करता हूं। उक्षिप्त यहां लिख देता हूं, उक्षिप्त। वैसे विक्षिप्त का मतलब हिंदी में पागल होता है, और ना तो आप हैं और ना ही मैं हूं। ठीक है, उक्षिप्त का मतलब होता है कि उच्चारण करते समय, यानी उक्षिप्त का मतलब होता है फेंकना। ठीक है, ये चीज़ और मैंने फेंक दी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे नहीं फेंकता, इसको ऐसे फेंकना है। अर्थात तो जब हिंदी व्यंजनों को उच्चारित करते समय आपकी जीभ है, जीवा का अग्रभाग, तो बड़ी टेढ़ी तरीके से समझाने से बढ़िया है ना कि उसको आराम से समझाए। अग्रभाग की जगह मैं ये बोल दूं, जीभ का जो आगे वाला भाग है, यानी जीभ की जो नोक है, वो ऊपर होकर के नीचे गिरती हो। जीभ ऊपर हो गई, आपकी जो जीभ है मुंह में ऊंची हो रही है, फिर एकदम से नीचे जा रही है, यानी आप जीभ को नीचे फेंक रहे हो, उसको उक्षिप्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? उक्षिप्त बोलेंगे, है ना। तो जीभ इसको यूं तो नहीं कर सकते ना कि नीचे से ऊपर तो फेंक नहीं सकते, जीभ है, ये कोई लकड़ी तो है नहीं कि भाई इसको मारकर तो है नहीं कि यूं फेंक दिया। तो जीभ ऊपर से नीचे की ओर, और जो अग्रभाग है, कौन सा? जीभ का जो आगे वाली जो नोक है, वो झटके से जब नीचे गिरती है तो वहां पर जो उच्चारित हो रहा है, उन व्यंजनों को उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन। ठीक है, तो उक्षिप्त व्यंजन दो है मित्रों। कितने हैं? दो। कौन कौन से? ड और ढ। ये कौन से व्यंजन, कौन से वर्ग में आ जाएंगे? ट वर्ग में, क्योंकि क छ ट तप, तो ट ठ ड ढ ण, तो ट वर्ग के जो दो हैं, ये दोनों ही उक्षिप्त व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उक्षिप्त व्यंजन कितने हो जाएंगे? दो। ठीक है साथियों, इन्हीं उक्षिप्त व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्वि यानी दो, गुण यानी गुण, जिसमें दो गुण हो उनको उक्षिप्त, जिसमें दो गुण हो उसको द्विगुणी कहेंगे। तो यहां पर इन्हीं व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या दो है। ठीक है, कौन कौन से? तो आपको यही बताना है। और फिर नहीं आ रहा है तो फिर नदियों में रोया मादा लादा तरह खादा कण देखिए। ठीक है, तो ये आपको समझना अति आवश्यक हो जाता है। फिर आता है प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन, कंपित का मतलब था कांपना, प्र इसमें उपसर्ग लग गया, भली भांति कांपना, अच्छे से। प्रकंपित का मतलब होता है जिसको, वे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय, जिनका उच्चारण करते समय आपकी जीभ है उसमें 2 से 3 बार कंपन होता है, झंझनाहट सी होती जीभ में, खलबली सी मचती है, झंझनाहट सी होती है, उनको प्रकंपित व्यंजन कहेंगे, है ना। उनमें कंपन होता है, कंपन व्यंजनों में नहीं होता, आपकी जीभ में होता है, तो उनको उसको
प्रकंपित व्यंजन कहेंगे। तो प्रकंपित व्यंजन की संख्या दोस्तों एक है और वो है र। आप आराम से इस प्रकार से बोलिए मेरे साथ साथ में र, तो आपके अंदर जीभ में झंझनाहट सी हुई है, मतलब बिल्कुल ही झंझनाहट सी हो रही र। तो आप कहीं न कहीं आपकी जीभ में 2-3 बार एक झंझनाहट सी हो रही है, एक कंपन हो रहा है, इसलिए इसको प्रकंपित व्यंजन कहेंगे। तो प्रकंपित व्यंजनों की संख्या मित्रों एक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक। आ सकता है प्रश्न, आने में आ जावे यार, क्या दिक्कत है कि प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? ऑप्शंस दे दे। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? च, य, श या र? अब नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दोगे, यानी 2 नंबर पीछे हो जाओगे। और फिर भी आपने कर लिया तो 2 नंबर तो वो पीछे हो ही हो, साथ में 0.33 से और कर दीजिए, तो यानी 2.25 नंबर का आपका नुकसान तय है, स्वागत हो जाएगा। इसलिए याद करना अति आवश्यक हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पूर्व बता दूं कि इसी प्रकंपित व्यंजन को यानी र को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। थोड़ा आगे लिखेंगे इसको आराम से। प्रकंपित को और क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। अब आपको प्रकंपित तो याद था पर लुंठित याद नहीं था, तो गड़बड़ होगी वापस से। इससे प्रकंपित को कौन सा व्यंजन कहेंगे? लुंठित। वैसे राजस्थानी में लुंठा का मतलब था ठावका, बढ़िया। तो लुंठित व्यंजन भी ये है। फिर आता है पार्श्विक। पार्श्व का मतलब होता है बगल। क्या होता है? बगल। तू मेरे अगल बगल है, हालांकि वो अपन नहीं कहेंगे यहाँ, मैं तेरे अगल बगल हूं, वो भी हम नहीं कहेंगे यहाँ पे। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब होता है कि दोस्तों, पार्श्व का मतलब होता है बगल, इधर वाला लेफ्ट या राइट। तो जीभ जब उच्चारण करते हैं जिस व्यंजन का, तो उच्चारण करते समय जो प्रश्वास ध्वनि है वो जीभ के दोनों बगल से निकलती हो, है ना। यानी जीभ में जैसे जैसे अपन उच्चारण करेंगे तो जीभ के पास से जो प्रश्वास वायु हो वो निकलेगी यहाँ से सीधे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। ठीक है, तो पार्श्विक व्यंजनों की संख्या एक है और वो है ल। तो मैं यहाँ लिख दूँ आपके लिए, तो पार्श्विक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व का मतलब होता है बगल, पार्श्विक व्यंजनों की संख्या एक, और ये हो जाएगा ल। ल ल। तो ये जो वायु है ये जो सांस है, ये श्वसन है, आपकी जीभ के बगल से निकल रहा है, आगे से नहीं निकला। जैसे र, तो वायु आगे से निकल रही, बिल्कुल फ्रंट से निकल रही, पर यहाँ पे ल में बगल से निकल रही है, इधर से लेफ्ट राइट से निकल रही, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। मित्रों आगे की ओर बढ़ते हैं, और एक और है व्यंजन का भेद, और उसको बोलेंगे संघर्षहीन। क्या बोलेंगे? संघर्षहीन व्यंजन। मैं आगे ऊपर ही लिख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? मोहब्बत का इजहार आप करें या मैं, बस मोहब्बत होनी चाहिए। उसी प्रकार से संघर्षहीन व्यंजन, तो यहाँ पे लिख दे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? 10 नंबर यहाँ और 11 नंबर यहाँ पे। तो संघर्षहीन, संघर्ष का मतलब तो क्या होता है? स्ट्रगल। हीन का मतलब नहीं, यानी जिसमें किसी भी तरह की कोई मेहनत नहीं लगती हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई अपेक्षाकृत समय अधिक नहीं लगता हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई अत्यधिक प्रयास ना करना पड़े, उसको संघर्षहीन कहेंगे। क्या कहेंगे? संघर्षहीन व्यंजन। तो वो कौन कौन से हैं तो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों संघर्षहीन में श्वास है, जो आपकी श्वास, सांस, सांस सांस तेरी, तो श्वास है वो किसी बिना संघर्ष के निकलती हैं, और वो आता है य और व। बोलिए आराम से, मतलब बिल्कुल आराम से बोलते हैं, य व। जैसे नाम होता है ना, एक तो खड़गपुर, हस्तिनापुर, उसी प्रकार से एक नाम होता है प्यारा सा, पाली, बोकड़ा, जोड़ा, वंगावा। तो उसी प्रकार से ये बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है, आराम से य व, इनको संघर्षहीन कहेंगे। तो अब दोस्तों ये जो संघर्षहीन कितने हो जाएंगे? 2 य और व। मित्रों ये जो इंडेक्स अगर आपने याद कर ली, यहाँ आप लिख लेते हैं, जनरली इनको दोहराना पड़ेगा, यानी बार बार आपको इसको दोहराना
पड़ेगा। दोहराने से चीज़ें याद होती। बाबा जी कहते हैं करने से होता है, यानी आपको दोहराना पड़ेगा, दोहराने से वो चीज़ें याद होगी। दोहराएंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि गोखनते विद्या खोदनते पानी, गोखनते विद्या और खोदनते पानी। रोकिए इसको।